तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप गृह विज्ञान विषय भी बोलते हैं, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 13 मार्च, जी हाँ बच्चों, 13 मार्च 2024 को जो आपका होम साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे होम साइंस सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है आपका 064 यानी कि 064। और गृह विज्ञान सैद्धांतिक करके आपका पेपर आता है बच्चों होम साइंस का, ठीक है। हिंदी में गृह विज्ञान विषय बोलते हैं। और गृह विज्ञान की अगर मैं बात करूँ यानी होम साइंस की, तो इसका जो पेपर होगा आपका वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। ध्यान रहे बच्चों, अमूमन जो पेपर आता है 80 नंबर का आता है, लेकिन आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, जियोग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, ठीक है? ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो आपका पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर वो 70 नंबर का आता है, यानी कि 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है बच्चों। अगर ऊपर चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको एक यूनिक सीरीज़ नंबर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर। एक सेट नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो मैं आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, ये सेट नंबर 2 है, ठीक है? इससे पहले सेट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, यानी कि एक सैंपल पेपर का वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? ये सेट नंबर 2 है। अगर आप यहाँ पर 15-20 कमेंट करेंगे कि हाँ सर जी सेट नंबर 3 और 4 लाइए, तो मैं आपके लिए सेट नंबर 3 और 4 का भी वीडियो ले आऊँगा, उसके आगे के भी सेट लेके आऊँगा, यानी कि सेट नंबर 3 और 4। फिर आपका सीरीज़ बदल जाएगा। अगला सीरीज़ का नया क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो और भी मैं सैंपल पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है? जितना डिमांड रहेगा उसी के बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि सैंपल पेपर लाना चाहिए आपके लिए कि नहीं लाना चाहिए। क्योंकि एक सैंपल पेपर को बनाने में, डिज़ाइन करने में अराउंड 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है बच्चों, ठीक है? तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रहेगा तो हम ज़रूर आपके लिए लेकर के आएँगे। बस आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताया गया है, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। सामान्य निर्देश के अंदर देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। और कुल जो प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे यानी टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे होम साइंस के अंदर, वो 35 पूछे जाएँगे, ठीक है बच्चों? 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 खंडों के अंदर यानी 4 सेक्शंस के अंदर बँटा हुआ होगा। खंड क, ख, ग, घ, ठीक है? इस तरह से करके सेक्शन ए, बी, सी, डी समझ सकते हैं आप। और जो आपका खंड क रहेगा यानी सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक ये बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चों, ठीक है? और एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ये 1-1 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। इसके नीचे चले तो जो आपका खंड ख रहेगा यानी सेक्शन बी रहेगा, ये आपका यहाँ पर केस आधारित रहने वाला है, इसके अंदर भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और जो खंड ग रहेगा, इसके अंदर बच्चों यहाँ पर आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 25 तक और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 29 तक यानी 26 से 29 तक जो क्वेश्चन होंगे, ये 3-3 नंबर के होने वाले हैं। और लास्ट वाला जो आपका सेक्शन रहेगा, सेक्शन डी बोले तो खंड घ, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 यानी 30 से 33 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और 34 से 35 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं और जहाँ भी आवश्यकता हो, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का समर्थन आपको करना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ, उदाहरण देना है यहाँ पर,
तो आपका आंसर बेटर बन सकता है, तो वहाँ पर उदाहरण ज़रूर दीजिएगा, एग्ज़ाम्पल्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली आप रीड करना चाहते हैं, तो रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपको समझा दिया और ये जो सैंपल पेपर मैं आपको समझाऊँगा, ये हिंदी मीडियम में भी समझाऊँगा और इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊँगा बच्चों, ठीक है? तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोनों मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बच्चों, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? जनरल इंस्ट्रक्शंस ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहीं जो 13 मार्च 2024 को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है ना, बोर्ड एग्ज़ाम, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर मेनली हमसे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएँगे और उसका आंसर हमें देना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन-सी योजना चलाई गई है बच्चों, ठीक है? तो देखिए बच्चों, जो बच्चियाँ प्रतिकूल अवस्था में रहती हैं और विद्यालय छोड़ चुकी हैं, ठीक है? उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, इसके तहत बच्चों केजीबीवी ये जो योजना है ये चलाई गई है। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केजीबीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा, उसके आंसर को यानी उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दे दूँगा ताकि और बच्चे समझ सकें और सबसे पहला कमेंट अगर आपका हुआ करेक्ट आंसर के साथ, तो आपके कमेंट को हार्ट का निशान देने के साथ-साथ मैं पिन भी कर दूँगा ताकि और बच्चे समझ सकें कि बच्चे ने सही आंसर के साथ-साथ सबसे पहले आंसर दिया है। तभी सर जी ने क्या किया है कि इसका जो कमेंट है उसको हार्ट का निशान भी दिया है और पिन भी कर दिया है कि नहीं? तो कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि फैक्ट्री नियम को धारा 48 के अनुसार हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? यानी फैक्ट्री नियम जो है आपका फैक्ट्री रूल्स सेक्शन 48 जो है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों, किसी भी उद्योग में 30 से अधिक महिलाएँ अगर है, तो वहाँ पर शिशु सदन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है, जहाँ पर 30 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही है, तो वहाँ पर जो शिशु सदन है, बोले तो बच्चों की देखभाल करने वाला एक सदन होता है ना, इसकी व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। ये आपका फैक्ट्री रूल सेक्शन 48 बोलता है। ठीक है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि व्रीहि विज्ञान जो खाद्य पोषकों को और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? तो वह पोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों? जो आपका व्रीहि विज्ञान होता है, जो खाद्य, पोषण और दूसरों पदार्थों के साथ आप यूँ कह लीजिए, शरीर उनका पाचन और अवशोषण करती है, तो वो आपका पोषण होता है, इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रिशन होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और न्यूट्रिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन-सा भोजन सेवा प्रणाली का प्रकार नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फूड सर्विस सिस्टम? तो यहाँ पर आपका परंपरागत भोजन प्रणाली, ये आपका यहाँ पर एक टाइप नहीं है फूड सर्विस सिस्टम का, यानी कि भोजन सेवा प्रणाली का। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फूड सर्विस सिस्टम? तो आपका ट्रेडिशनल फूड सिस्टम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य है। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना, है कि नहीं? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मान लीजिए कि आप हैं और आपके दोस्त हैं। आप दोनों 12वीं क्लास करने के बाद यहाँ पर जॉब की तैयारी कर रहे थे और आप दोनों का गवर्नमेंट जॉब लग गया और दोनों सेम प्रोफ़ाइल में हैं। मान लीजिए कि आप भी आईपीएस बन गए
और यहाँ पर आपका जो दोस्त है वो भी आईपीएस बन गया, है कि नहीं? तो दोनों की आईपीएस की जॉब लग गई है भैया, बहुत अच्छी बात है, लड्डू ज़रूर खिला दीजिएगा, है कि नहीं? और यहाँ पर आईपीएस बन गए तो भैया इनकी जो सैलरी होगी यानी आपके दोस्त की जो सैलरी होगी अगर 1 लाख है, तो आपकी भी सैलरी यहाँ पर 1 लाख होनी चाहिए, क्योंकि काम तो आपका दोनों का सेम है कि नहीं? तो यहाँ पर जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है, इसका उद्देश्य यही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना, ठीक है? तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इज़ तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आ गए छठे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देखिए क्या है कि चित्र में वस्तु के निर्माण में शामिल शिल्प की पहचान कर दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक टोपी जैसा आपको देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं? ये टोपी जैसा आपको देखने को मिलेगा। अब ये बताइए ये टोपी किससे बना हुआ है? तो अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो टोपी जैसा आपको चीज़ देखने को मिल रहा है, वस्तु देखने को मिल रही है, ये बाँस से बना हुआ है। जी हाँ बच्चों, बाँस यानी कि बैम्बू से बना हुआ है, ठीक है? तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है भैया, सी ऑप्शन देख सकते हैं, बाँस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाँव में आप देखते होंगे अगर आप गाँव वगैरह जाते होंगे छुट्टियों में तो, कि गाँव में तो बाँस का डलिया-वलिया भी बनता है। डलिया मतलब इस तरह का एक बर्तन टाइप का होता है जो बाँस से बनता है, ठीक है? उसके अंदर विभिन्न तरह की चीज़ों को हम ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, है कि नहीं? तो बाँस से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनती है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द क्राफ्ट इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख सकते हैं, ये बैम्बू से बना हुआ है। मतलब ये पिक्चर तो आपका बैम्बू से नहीं बना हुआ है, इस पिक्चर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये बैम्बू से बना हुआ है। ठीक है बच्चों? 7वाँ क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि फैशन चक्र के किस चरण में निर्माता फैशन की नकल करते हैं और कई मूल्य स्तरों पर इसके अनुकूलन तैयार करते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि इन विच फेज ऑफ द फैशन साइकिल डू मैन्युफैक्चरर्स कॉपी अ फैशन एंड क्रिएट एडेप्टेशन एट मल्टीपल प्राइस लेवल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि फैशन साइकिल जो होता है हमारा यानी फैशन चक्र होता है उसका कौन सा ऐसा फेज आता है, ठीक है, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करने वाले होते हैं कि हाँ भैया ये कपड़ा हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ये चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे जो अभी चलन में है, फैशन में है, ठीक है? उसकी कॉपी करने लग जाते हैं और अलग-अलग प्राइस लेवल पर बेचने लग जाते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे ना कि एक जूता बिक रहा है कि नहीं? अब एक जूता की अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम रील पे आजकल वो नहीं चल रहा है 500 में, 500 में, ये लीजिए हुलुलुलु कंपनी का है 500 में, 500 में, ठीक है? ठीक है? तो अब मान लीजिए हुलुलुलु कंपनी जो है उसका प्राइस एकदम से हाई हो गया कि हाँ भैया हुलुलुलु कंपनी जो है उसका एक जूता बिक रहा है यहाँ पर ओरिजिनल अगर मैं बात करूँ तो वो बिक रहा है 7 लाख का, ठीक है? तो यहाँ पर वो बंदा जो 500 वाला बेच रहा है अब लोग उससे ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि वो फर्स्ट या सेकंड कॉपी बेच रहा होगा। क्योंकि ओरिजिनल जो हुलुलुलु कंपनी का जूता है वो तो 7 लाख का बिक रहा है ना भैया, है कि नहीं? इसको और एक अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझिए इस क्वेश्चन को, जैसे अभी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आई थिंक उनका नाम मैं सही ले रहा हूँ, इनका प्री वेडिंग हुआ है। अब प्री वेडिंग क्या होता है अगर आप लड़की लोग हैं तो मुझे मतलब आप लड़की लोग जो ये वीडियो देख रही है ना, तो कमेंट करके बताइएगा प्री वेडिंग क्या होता है? मुझे समझ नहीं आता बच्चों प्री वेडिंग क्या होता है, ठीक है? तो उनका शादी का प्री वेडिंग हुआ है अभी, ठीक है? तो मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी महँगे-महँगे चीज़ें पहनी थी और राधिका जी ने लहंगा पहना हुआ था, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जो लहंगा उन्होंने पहना होगा, अब मैं उस लहंगे का नाम दे देता हूँ एबी, ठीक है? एबी कंपनी का उन्होंने लहंगा पहना होगा, ओके? अब वो लहंगे का जो प्रचलन है, पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ जाएगा। तो जो आम लोग हैं या आम लड़कियाँ जिनकी शादी होती है मिडिल क्लास में हो या पुअर मिडिल क्लास में हो, तो वो जब शादी करेंगी तो वो भी क्या डिमांड करेंगी, हाँ, मेरा भी लहंगा ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ना वो इतना अच्छा लहंगा पहनी थी राधिका जी, हमरा भी लहंगा ऐसा ही दीजिए। अब क्योंकि एबी कंपनी का जो लहंगा उन्होंने पहना था, वो मान लीजिए कि 10 करोड़ का था। कितने करोड़ का? 10 करोड़ का। तो यहाँ पर भैया उसका कॉपी किया जाएगा क्योंकि 10 करोड़ के लहंगे तो पूरी जनता खरीद नहीं सकती ना, आम जनता। तो उसी लहंगे का कॉपी बनाया जाएगा और उसी लहंगे को बेचा जाएगा मान लीजिए कि 2 लाख में, ठीक है? या फिर 1 लाख में, है कि नहीं? सस्ते से सस्ता यहाँ पर प्राइस रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है अभी अपने पीक पर है कि नहीं? लोकप्रियता के शिखर पर है।
जो फ़ैशन है अभी वो लोकप्रियता के शिखर पर है क्योंकि उन्होंने पहना, है कि नहीं? अंबानी जी का भैया बहू जी हैं, वो पहन रही है, तो हम भी पहनेंगे, हमारा भी मन कर रहा है। ऐसे आजकल देखने को आपको मिल जाएगा अमूमन क्योंकि अभी उस चीज़ का जो फ़ैशन है वो एकदम पीक पर है कि नहीं? तो जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग होंगे, जो लहंगा बनाते होंगे बच्चों, वो क्या करेंगे कि वैसा ही लहंगा दिखने वाला सस्ता-सस्ता कॉपी बना देंगे और बेच देंगे, है कि नहीं? तो फैशन चक्र के लोकप्रियता के शिखर पर होने पर जो निर्माता होते हैं, खासकर फैशन निर्माता की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी नकल तैयार करते हैं उस फैशन की जो अभी मार्केट में चल रहा होता है और उसके बाद उसको अलग-अलग प्राइसेज़ पे बेचते हैं। इसको एक और एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे सलमान खान जी ने यहाँ पर फटा हुआ जीन्स पहन लिया जी, ठीक है? अब क्या हुआ जो निर्माता थे, फैशन निर्माता, उन्होंने फटा हुआ जीन्स बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया और अलग-अलग प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। वही जीन्स आप ज़ारा, गुची, अरमानी का लीजिए इनका जीन्स-विन्स आता है कि नहीं ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? या लिवाइस का ले लीजिए, है कि नहीं? वही फटा हुआ जीन्स लिवाइस कंपनी का लीजिए, तो आपको 5,000 में मिलेगा, ठीक है? और वही जीन्स आप लोकल झोला छाप कंपनी का ले लीजिए, तो वही आपको ₹500 में मिल जाएगा, है कि नहीं? तो सेम जीन्स है, आपको 500 में वही मिल रहा है और वही आपका कंपनी का आपको 5,000 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर ये कंपनी का माल है और ये नकल किया हुआ, कॉपी किया हुआ माल है, ठीक है? और कॉपी किस लिए किया गया है? क्योंकि फटा हुआ जीन्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी अभी बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो इसी साइकिल के अंदर क्या होता है बच्चों, इसी फैशन साइकिल में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यानी जो निर्माता होते हैं वह उस फैशन की नकल करते हैं और अलग-अलग कॉपी बनाते हैं अलग-अलग प्राइस लेवल पर, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये 3 एग्ज़ाम्पल की सहायता से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो डी है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विकास संचार की विशेषता नहीं है? ठीक है? तो यहाँ पर नई परियोजनाओं में काम कर रहे लोगों का वर्णन करना चाहता है। ये आपका विकास संचार की विशेषता नहीं है बच्चों। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और वांट्स टू डिस्क्राइब द पीपल वर्किंग इन द न्यू प्रोजेक्ट ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मिलान करना है, तो चलिए भैया मिलान कर देते हैं। तो जो पहला है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है? तो वह संबंधित है आपका युवाओं से यानी कि यंग बच्चों से या यंग लोगों से कह लीजिए। अगला है आपका यहाँ पर एकीकृत बाल विकास योजना, ये किससे संबंधित है? तो ये बच्चों से संबंधित है। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर आपको बाल शब्द का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, तो ये बच्चों से संबंधित होगा। अगला है मोबाइल मेडिकेयर इकाई, ठीक है? तो ये किससे संबंधित है बच्चों? ये संबंधित है आपका बूढ़ा आदमी से। लास्ट है हमारा विशेष गृह, ये किशोरों से संबंधित है। ठीक है? इस तरह से आई थिंक आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए जहाँ तक, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होना चाहिए, ओके? चलिए, यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर, 10वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया 10वें क्वेश्चन के अंदर भी। यहाँ पर आप देखेंगे पहला दे रखा है आरआरई, ठीक है? तो ये आरआरई की अगर मैं बोलूँ तो इसका हो जाएगा ये एक अभियान है, ठीक है? दूसरा है सेवा, तो सेवा का हो जाएगा आईसीटी, ठीक है? तीसरा है आपका यहाँ पर परियोजना ग्राम छतेरा, तो ये हो जाएगा प्रिंट मीडिया और लास्ट का है आपका एडुसेट, तो ये हो जाएगा टेलीविज़न। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि कपड़े की देखभाल और रख-रखाव किस पर निर्भर करता है, ठीक है? तो जो भी कपड़ा है, उसकी देखभाल और रख-रखाव ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस कपड़े को बनाने में किस तरह का फाइबर इस्तेमाल किया गया है
और कपड़े का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। इन 2 बातों पर ये डिपेंड करेगा कि कपड़े का देखभाल किस तरह से किया जाना चाहिए और रख-रखाव किस तरह से किया जाना चाहिए। जैसे कोई टी-शर्ट वगैरह या कोई कपड़ा आप खरीदते हैं तो उसके लेबल पे देखते होंगे कई सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, जैसे कि डू नॉट ब्लीच करके लिखा होता है या लिखा होता है इस पे आयरन ना करे, है कि नहीं? जब मैं टी-शर्ट वगैरह खरीदता हूँ तो उस पे अमूमन देखता हूँ कि लिखा रहता है इस पे आयरन ना करे या ब्लीच ना करे, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो देखिए कोई भी कपड़ा है दुनिया में तो उसकी देखभाल और रख-रखाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उस कपड़े को बनाने में फाइबर किस तरह का इस्तेमाल किया गया है और कपड़े का निर्माण किस तरह से किया गया है, इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा बच्चों, कपड़े का देखभाल और रख-रखाव। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिपेंड्स ऑन द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक। तो फाइबर कंटेंट कैसा है और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि अपनी लंबी बहन के लिए कपड़े डिज़ाइन करते समय आप डिज़ाइन के किन तत्वों का चयन करेंगे बच्चों, ठीक है? आपकी बहन है जो काफ़ी लंबी है, ठीक है? तो उनके लिए आपको कपड़े डिज़ाइन करना है। तो जब आप कपड़ा डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो किन तत्वों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों? तो वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या आप लंबवत रेखाएँ का ध्यान रखेंगे, क्षैतिज रेखाएँ उनका ध्यान रखेंगे, संबंधित रंग का ध्यान रखेंगे या विपरीत रंग का ध्यान रखेंगे? इन चारों में से क्या-क्या करेक्ट आंसर आपका होगा? और अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाने का प्रयास करूँ, तो ये आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो बताइएगा मुझे कि 12वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आपका होगा? ये आज का आपका सेकंड होमवर्क है बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डिज़ाइन एलिमेंट्स वुड यू चूज़ व्हिल डिज़ाइनिंग क्लॉथ्स फॉर योर टॉल सिस्टर, ठीक है? तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईसीसीई के मूल उद्देश्य हैं। तो इसके मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है बच्चों, बच्चों के समग्र विकास उसे क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाना, ठीक है? जो बच्चे होते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो और उनका जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, कि हाँ भैया ये तेरा कैपेसिटी है, उस चीज़ का एहसास कराना और उनको सक्षम बनाना, ये किनका काम है? एनसीएफ 2005 के अनुसार ईसीसीई के मूल उद्देश्य है बच्चों, ठीक है? और स्कूल की तैयारी, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता सेवा प्रदान करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है कि डैश खाद्य पदार्थों में मौजूद गैर पोषक तत्व है जिनकी शरीर या जैविक गतिविधियां होती हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। डैश आर नॉन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड दैट हैव साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड अफेक्ट हेल्थ, ठीक है? ये हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोकेमिकल्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं हमसे पूछे जाएँगे और उसका आंसर हमें देना है, ठीक है? बेसिकली आपको यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, उसका आंसर देना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे इस केस स्टडी के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है। कुछ इस प्रकार से एक गद्यांश है कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण है, यानी कि जो फूड का क्वालिटी है और आपका सेफ्टी है, ये आपका घरेलू स्तर पर यानी हाउस होल्ड की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर बताया गया है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जब ये चीज़ें होती हैं, तो कैसे उनका सेफ्टी, क्वालिटी वगैरह मेंटेन किया जाता है। वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? इसके बेसिस पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, यानी 15वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी गलत है? ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रोबायोटिक्स रासायनिक खतरा है, ये आपका गलत जोड़ी है बच्चों, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्पादों की झूठी लेबलिंग को
खत्म करने के लिए ज़िम्मेदार है। जो उत्पाद होता है, जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, उसका जो झूठा लेबल लगा दिया जाता है कि हाँ, भई ये झूठा है इस तरह से, तो उसको खत्म करने के लिए कौन ज़िम्मेदार होता है? तो उसी के लिए भैया जीएमपी सर्टिफ़ाइड चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है? जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है? ये इस तरह का जो सर्टिफ़ाइड चीज़ होता है ना, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर, ये आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि आपकी जो माताश्री है, वह त्वचा रोग से यानी स्किन डिजीज़ से पीड़ित है, ठीक है? और डॉक्टर ने उन्हें रसोई में काम न करने की सलाह दी है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि स्टेफिलोकोकस जो है ऑरियस नाक, मार्ग, गले और त्वचा स्वस्थ व्यक्तियों के बाल में भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों कि ए और आर दोनों सत्य है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है बच्चों। तो इस हिसाब से आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन यानी कि दावा क्या कर रहा है कि एफएसएसएआई, ठीक है? अगर मैं एफएसएसएआई के फुल फॉर्म की बात करूँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स करके होता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? और खाद्य ये जो एफएसएसएआई है, ये खाद्य पदार्थों के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने और विभिन्न मानकों को लागू करने की प्रणाली के लिए नियम बनाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है एक तरह से, ठीक है? इसके नीचे चले तो यहाँ पर कारण है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत आदान-प्रदान के लिए प्रमाण की मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। तो इस तरह से आपका एक कारण दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है? चलिए सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ रॉन्ग? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है? 16वां क्वेश्चन देखिए, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ रिस्पांसिबल फॉर एलिमिनेटिंग फॉल्स लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स? तो वो हो जाएगा आपका जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। एंड 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से है, असर्शन एंड रीज़न वाला, ठीक है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। इसके आगे चले तो 18वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएँगे और इसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन है सेक्शन सी का। यहाँ पर क्या है कि आपकी माँ को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ठीक है जी। उसका गैस्ट्रोस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक से काम कर रहा है, लेकिन वह मुँह से खाना नहीं ले पा रही हैं। इस स्थिति में कौन-सा आहार मार्ग अपनाया जाना चाहिए? ठीक है, यानी भोजन किस तरह से देना चाहिए? विधि का कोई एक लाभ भी आपको लिखना है, ठीक है? तो अपनाए जाने वाला आहार मार्ग होगा वो होगा ट्यूब। अब देखिए जब यहाँ पर आपका भोजन मुँह से आप सही से नहीं ले पा रहे हैं तो ट्यूब लगाया जाता है। मेरे दादाजी जब हॉस्पिटल में थे, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है? जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ। आज से 2 साल या ढाई साल पहले की बात है, जब वह हॉस्पिटल में थे, तो उनके शरीर में भी ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। मतलब वो नॉर्मल खाना नहीं खा पा रहे थे, तो ट्यूब यहाँ पर लगाया गया था और उस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर खाना दिया जा रहा था, ठीक है? डॉक्टर वगैरह देते हैं ट्यूब के थ्रू खाना, उनको पता होता है कि कैसे दिया जाता है। तो कई सारे ऐसे मरीजों को भी मैंने देखा है, जो नॉर्मल मुँह से खाना नहीं खा पाते, तो उनको एक ट्यूब के थ्रू जो है खाना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो खाना दिया जाएगा, वो ट्यूब के थ्रू दिया जाएगा और इस तरह से फीडिंग करने का लाभ ये होता है, यानी इस तरह से खाना खिलाने का लाभ ये होता है कि यह पोषक रूप से पर्याप्त होते हैं, ठीक है? इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो ट्यूब के थ्रू दे दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। 20वें के ए में देखिए क्वेश्चन क्या है कि घरेलू लॉन्ड्री की कोई 4 विशेषताएँ लिखिए। ठीक है? राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक लॉन्ड्री।
तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे आप कि घरेलू लॉन्ड्री की विशेषताएँ, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कपड़ों की मात्रा कम होती है 5 से 10 किलो तक, और आपका रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, है कि नहीं? इस तरह से, और नाम वगैरह इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कम खर्चा आता है घरेलू लॉन्ड्री के अंदर, डोमेस्टिक लॉन्ड्री के अंदर, है कि नहीं? क्योंकि देखिए घर में आपका कपड़ा-उपड़ा धुलेगा, तो ये थोड़ी ना हर कपड़े के ऊपर लेबल लगाया जाएगा कि हाँ, ये इस लड़की का है या इस बच्ची का कपड़ा है, इसका कपड़ा है, इसका है, नहीं लगाया जाएगा क्योंकि घर में अमूमन सबको पता होता है। ओके? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आहार चिकित्सा के 4 उद्देश्य बताइए। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि राइट द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, आहार चिकित्सा के 4 उद्देश्य, जिसमें हो जाएगा रोगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण करना, ठीक है? और रोगी की स्थिति को सुधारने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन करना। जो भी उसकी स्थिति है, मान लीजिए स्थिति खराब हो रही है, तो जो हम यहाँ पर खाना दे रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन कर देंगे, है कि नहीं? पोषण संबंधी कमियों का सुधार करना, जो भी पोषण से संबंधित कमियाँ हैं रोगी के अंदर, तो उसको दूर करने के लिए अलग-अलग तरह का खाना देना। पुरानी बीमारियों की स्थिति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक जटिलताओं की रोकथाम करना और रोगी की शिक्षा और परामर्श करना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 21वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ 21वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा कौन है? ठीक है? तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा जो है बच्चों, वो 15 साल से लेकर के 29 साल की आयु के व्यक्ति होते हैं। इसके रूप में इनको परिभाषित किया है। जो यंग लोग बताया गया है ना, यूथ जिसको कहते हैं। भारत को तो युवाओं का देश भी कहते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा, ठीक है? तो 2014 में जो हमारा यहाँ पर न्यू यूथ पॉलिसी आया था, नई राष्ट्रीय युवा नीति आई थी, उसके अनुसार बताया गया है कि जो एक्चुअल यूथ होता है ना बच्चों, वो 15 साल से लेकर के 29 साल का एक व्यक्ति होता है, जिसको एक्चुअल यूथ यानी युवा माना जाएगा, ठीक है? युवा वह अवधि होती है जब व्यक्ति एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आजीविका कमाना और विवाह करना, और यहाँ पर उसके बाद पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना है। तो देखिए युवा, आपका यूथ जो कह लीजिए या युवा अवस्था, वो अवस्था होती है जिसके अंदर एक एडल्ट व्यक्ति जो होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अलग-अलग तरह की भूमिका को निभाने के लिए तैयारी कर रहा होता है वो। जैसे कि यहाँ पर अपनी आजीविका कमाने के लिए। अब जैसे आप अपना क्लास 12th क्रॉस करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो ऐज होगा, वो मिनिमम 18 साल होगा, अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो, और मैक्सिमम आपका 21 साल उम्र होगा, ठीक है? तो इस हिसाब से आप इस कैटेगरी में आ गए कि भैया आप एक यूथ हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपका क्लास 12th क्रॉस होगा, आप यहाँ पर तैयारी करने लग जाएँगे। सबसे पहले तो आप तैयारी करेंगे अपनी आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि देखिए जीवन चलाना है, तो पैसा चाहिए ही चाहिए, और पैसा कमाना है तो कोई ना कोई काम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, प्राइवेट जॉब कीजिए, बिज़नेस कीजिए, या जो भी एक्स वाई जेड आप काम करना चाहते हैं करिए, ठीक है? तो यहाँ पर युवा जो होते हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं सबसे पहले आजीविका कमाने के लिए, और उसके बाद तो भैया शादी के लिए यहाँ पर तैयारी करते हैं कि चलो भैया पैसा खूब कमा लिए, चलो अब शादी किया जाए, थोड़ा-सा आगे अब अपना फैमिली बढ़ाया जाए, है कि नहीं? शादी-वादी करें और जीवन में थोड़ा-सा और जो पत्नी का आनंद है वो भी ले, है कि नहीं? और पत्नी और एक पति मिलकर के अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से गुज़ारते हैं, जैसे हमारी मम्मी-पापा है कि नहीं? हमारे माता-पिता, जिनको आपके भी माता-पिता को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे भी माता-पिता। क्योंकि देखिए ये एक सत्य है, अटल सत्य। जैसे मृत्यु एक सत्य है ना कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको मरना ही मरना है। उसी तरह से शादी करना भी एक सत्य है। क्योंकि देखो पैसा-वैसा खूब कमा लिया, अब शादी तो करोगे ना भाई, शादी करोगे फिर आपके बच्चे होंगे, वो आपकी जनरेशंस को आगे बढ़ाएँगे, और आपका एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टाइम आ जाएगा और आपको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऊपर से बुलावा आ जाएगा। खैर मैं मुद्दे से भटक गया, आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि हिडन हंगर शब्द से आप क्या समझते हैं? हिडन हंगर के अंतर्गत वर्गीकृत किन्हीं 2 स्थितियों के नाम लिखिए। तो हिडन हंगर, जिसे भूख, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को संदर्भित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 2 शर्तें होती है। यहाँ पर विटामिन ए की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है और गोइटर हो सकता है बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि आपका छोटा भाई इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि वह कौन-सा करियर ऑप्शन चुने, ठीक है? करियर संबंधी निर्णय लेते समय उसे कौन-सी 4 बातों का उल्लेख करें जिस पे उसे विचार करना चाहिए। मतलब आपको 4 बातें बतानी है जिस पे उसको विचार करना चाहिए, जिसमें भी उसका करियर बनाना है उसको, ठीक है? तो करियर संबंधी निर्णय लेते समय जिन कारणों पर उसे विचार करना चाहिए वो है अपनी योग्यता देखना, कि भैया आपकी योग्यता है उस हिसाब से जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक आईएएस बनना चाहते हैं और आपकी योग्यता है ही नहीं उतनी, तो आप आईएएस बन पाएँगे? नहीं बन पाएँगे। आपकी प्रतिभा है कि नहीं है, ठीक है? व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ देखनी चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं है, आकांक्षा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 24वाँ क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो नंदू है वो डे केयर सेंटर में काम करना चाहता है। उसके पास कौन से 4 कौशल होने चाहिए यानी कौन से 4 स्किल होने चाहिए वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे उसके पास 4 कौशल यानी स्किल होने चाहिए। सबसे पहला बच्चों और उनके विकास में रुचि होना चाहिए, ठीक है? जो बच्चे होते हैं यानी कि चिल्ड्रंस होते हैं, उनका विकास किस तरह से उनका डेवलपमेंट हो और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि भैया अब उसको काम तो एक बच्चों के सेंटर में करना है ना, डे केयर सेंटर में जहाँ बच्चे ज़्यादातर होते हैं। तो बच्चों की क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या आवश्यकताएँ होती हैं, उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत करने की क्षमता और प्रेरणा होनी चाहिए उसके अंदर, है कि नहीं? विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मकता और दिलचस्प गतिविधियों के लिए कौशल यानी स्किल होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि कोविड के दौरान सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास पर ऑनलाइन डिप्लोमा किया। क्या जी? यदि वह खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करना चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहती है, तो उसे ऐसा करने के लिए किन 4 कौशलों की आवश्यकता हो सकती है? कौन से 4 जो है स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है? तो आंसर आप लिखेंगे, भोजन तैयार करने का ज्ञान हो भैया पहले तो उसको। उत्पाद विनिर्देशों का ज्ञान होना चाहिए। संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन करना आना चाहिए। उत्पादों की लेबलिंग कैसे होगी, पैकेजिंग कैसी होगी और औद्योगिक प्रथाएँ क्या है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? अगर उसको अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना है तो। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 वाला वीडियो होगा, जिसके अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन्स रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और इसके आगे के क्वेश्चन्स, तो हम लोग पार्ट 2 वाली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 20-20 सैंपल पेपर। जी हाँ बच्चों, 20-20 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेकर के आए हैं। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसका प्राइस ₹199 है। अभी आप लेंगे तो केवल ₹99 में आपको देखने को मिल जाएगा। 50% का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।